चलो तो आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 सप्लाई का, जो है गुजरात बोर्ड के अंदर 11th का ये टॉपिक रहने वाला है पूरा। हम इसका चैप्टर देखेंगे और वन शॉट के अंदर डिटेल रिवीजन होगा हमारा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 4। अब ये चैप्टर नंबर 4 ये सप्लाई है। अब ये बताओ, ये सप्लाई के नाम से क्या समझ आता है? सप्लायर कौन होगा? कस्टमर होगा कि जो गुड सेलर है वो होगा? बोलो। प्रोड्यूसर। तो ये जो जो सेलर होता है वो कौन होता है? हमारा सप्लायर होता है। तो हमको ये पूरा चैप्टर किसकी नज़र से देखना है? जो गुड्स को सेल कर रहा है, जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, उसकी नज़र से हमको सप्लायर को देखना है। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें ना तीन पहले कंसेप्ट सिखाए हुए हैं और फिर उसके बाद हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड, मतलब जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो हुआ, हाँ, बाय द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ करते हैं, हाँ, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड डूइंग द टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या रेम्यूनरेशन मिलता है? रेंट पे मिलता है। लेबर पे वेजेस मिलता है। कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर पे, अरे नहीं, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट मिलता है। जो रिस्क लेता है उसको प्रॉफिट मिलता है, और जो कैपिटल वाला होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने इसको डिटेल रिवीजन में देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी कि प्रोडक्शन मतलब क्या था? 4 फैक्टर की मदद से हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर गुड्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। अरे जितना भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किया ना वो हमारा क्या बन जाता है? स्टॉक बन जाता है। इट इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स फॉर सेल, मतलब जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। मतलब उसका जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसी को तो हम स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? हमारी जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जो सेल करने के लिए अवेलेबल है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है हमारा सप्लाई, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्लाई के ऊपर ले जाऊँ उससे पहले मैं आपको वापस एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ डिमांड का। डिमांड के अंदर बताओ, डिमांड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अब बायर डिजायर, डिजायर क्या? डिजायर का मतलब विश, खाली विश को हम डिजायर डिमांड बोलेंगे क्या? तो उसके अलावा और क्या चाहिए होता है? वेरी गुड, विलिंगनेस भी चाहिए होती है हमको। विलिंगनेस चाहिए होती है, ओके। क्या हमको विलिंगनेस है तो क्या उसको क्या डिमांड में कन्वर्ट होगी? नहीं, एबल टू बाय। ठीक है, हमारे क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू बाय द होना चाहिए। उसके अलावा इसमें दो, बट वेरी गुड, प्राइस पे एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये जब ये सारी चीजें मिलती है तभी हम क्या बोलते हैं कि वो चीज कन्वर्ट होती है डिमांड के अंदर। वेरी गुड अंकुर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई के अंदर भी सेम टू सेम है। इट इज अ पोर्शन ऑफ द गुड्स अवेलेबल, टोटल अवेलेबल स्टॉक। मतलब क्या होता है ये बताओ? अगर सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, या तो आप सब प्रोड्यूसर, ठीक है, आपके पास 1000 क्वांटिटी का गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी। कितनी गुड्स क्वांटिटी पड़ी है? इन्वेंट्री 1000 केजी। अब मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मेरे को 4000 केजी सप्लाई करो। क्या आप मेरे को 4000 केजी सप्लाई कर सकोगे कि नहीं? क्या सप्लाई करोगे? 4000 केजी आपके पास अवेलेबल कितनी है? 1000। और मैंने डिमांड कितने की है? आप सप्लाई कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये उतनी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने सपोज 400 दी होती, 400 मांगी होती तो आप तुरंत सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो सप्लाई है, हमारा सप्लाई कहाँ से हम देते हैं? आउट ऑफ अवेलेबल स्टॉक। अगर अवेलेबल स्टॉक ही नहीं होगा तो सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल अवेलेबल स्टॉक विच अ प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल। यहाँ पे क्या होता है? आप देखो, आपने जैसे कभी ये ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, वहाँ से सपोज कोई गुड्स पसंद आया, कोई शर्ट पसंद आया, उसने बोला उसकी प्राइस 1000 की। आपने उसको बोला नहीं मैं तो 600 रुपये में खरीदूंगा। उसने बोला नहीं मेरा लास्ट भाव 800 रुपये होगा, उससे 1 रुपये कम नहीं होगा। आपने बोला नहीं मैं तो 600 से 1 रुपये कम नहीं दूंगा। तो लास्ट में लास्ट क्या करेगा? वो 800 से कम तो आ नहीं रहा, तो क्या वो आपको 600 में सेल करेगा? नहीं। यहाँ पे सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। क्योंकि विलिंगनेस कब होगी? जब वो विलिंगनेस जब भी होगी जब वो उसको प्रॉफिट होता होगा तभी तो वो सेल करेगा। अगर उसको लॉस हो रहा होगा तो क्या आपको सेल करेगा? नहीं। तो पहली तो क्या चाहिए यहाँ पे? विलिंगनेस। जैसे हमारे डिमांड के अंदर विलिंगनेस टू बाय होती है, वैसे ही सप्लाई के अंदर क्या होती है? विलिंगनेस टू
सेल। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर क्या विलिंगनेस देखते हैं कि क्या वो सेल करने के लिए रेडी है कि नहीं है। उसके अलावा सपोज कि मैंने ना आपको ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करो, मेरे को 1000 शर्ट्स प्रोडक्शन करके दो, और आपके पास जो मशीनरी है उसके अंदर जो मशीनरी और लेबर है वो मिलके पूरे सपोज कि 2 दिन में, मैंने बोला 2 दिन में मेरे को 1000 का ऑर्डर चाहिए, और आपके पास जो मशीन और जो लेबर है वो मैक्सिमम 600 नंबर ऑफ शर्ट्स ही बना सकते हैं। अब मैंने डिमांड कितनी की है, 1000 है। आपके पास जो रिसोर्सेज है उससे आप कितना बना सकते हैं, 600। क्या आप मेरे को सप्लाई कर पाओगे? 2 दिन के अंदर 600 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, 600, और मैंने डिमांड की है 1000। मतलब आपकी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए सप्लाई के लिए। अगर एबिलिटी नहीं होगी तो हाउ कैन यू सप्लाई द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है उसके अंदर भी दो चीज़ होती है। जैसे डिमांड के अंदर हमारी क्या होती है, एबल टू बाय दिखा जाता है कि हम बाय कर सकते हैं कि नहीं। वहाँ पे क्या देखा जाता है, एबल टू सेल देखा जाता है कि क्या वो एबल टू सेल, क्या वो इतने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगा कि नहीं। दूसरा क्या देखा जाएगा, उसका विलिंगनेस चेक करा जाएगा कि क्या उसको प्रॉफिट होगा तो वो सेल करेगा, अदरवाइज वो सेल नहीं करेगा। ठीक है, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझिए, तो ये जो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन है उसके अंदर कितने वर्ड आए, तो पहला वो सप्लाई कहाँ से करेगा, आउट ऑफ स्टॉक। दूसरा उसके पास क्या होनी चाहिए, एबल होना चाहिए, वो प्रोड्यूसर मस्ट बी एबल टू सप्लाई। दूसरा क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी विलिंग टू सप्लाई होना चाहिए। और फिफ्थ, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जब भी अगर पर्टिकुलर प्राइस मतलब वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितने गुड्स को सप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है कि नेक्स्ट एक वीक में कितना सप्लाई कर पाएगा, एक महीने में कितना सप्लाई करेगा, एक साल में कितना सप्लाई करेगा। तो देखो, एबिलिटी टू सेल, एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, कि अगर उसके पास गुड्स अवेलेबल होगा, अगर वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो एबल कैसे होगा। ठीक है, दूसरा उसकी विलिंगनेस, विलिंगनेस किसके ऊपर करती है, सेल इज अ सेलर टू सेल द गुड्स एट अ गिवन प्राइस। अगर अगर कोई प्राइस मैंने उसने 1000 कोट किए और उसने लिखा है फिक्स रेट है, और मैं बोलूँ नहीं मेरे को तो 600 में खरीदा है, उसने सेलिंग प्राइस क्या रखी है 1000, तो क्या वो 600 में बेचने के तैयार होगा? नहीं, यहाँ पे वो विलिंगनेस ही नहीं होगा। इसीलिए तो यहाँ पे एबिलिटी भी चाहिए एंड विलिंगनेस भी चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन काय की हुई, सप्लाई की हुई। अब ये नेक्स्ट आ रहा है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल और फालतू कंसेप्ट है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है जो भी गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा है, ठीक है, हमारी शॉप पे पड़ा है, उन सबको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टॉक। जबकि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई ये जो ऊपर डेफिनेशन पड़ी है क्या। अच्छा ये बताओ, क्या एक चीज़ सिंपल से बताओ, स्टॉक, स्टॉक मेरा 1000 का है, कितने का है 1000, और मेरे को सप्लाई का ऑर्डर मिला है कितनी क्वांटिटी का, 4000 क्वांटिटी का। कितनी क्वांटिटी का, 4000 क्वांटिटी। क्या मैं सप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं? नहीं, नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को सप्लाई मिला है सपोज 400 क्वांटिटी का, हो जाएगा। उसके बाद सपोज कि नेक्स्ट ऑर्डर मिला मेरे को 500 क्वांटिटी का, तो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर मिला कितना, 100 क्वांटिटी का। नेक्स्ट क्वांटिटी ऑर्डर मिला 50 का, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल कितना हुआ है, 1000 ऑलरेडी हो चुका है, 1000 ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या 50 का ऑर्डर सप्लाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मेरा जो सप्लाई है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कि या तो इसके जितना या तो उससे, मतलब ये जो मेरा मेरा जो सप्लाई है, ये सप्लाई किसके, मतलब मेरा जो स्टॉक है वो उससे ज़्यादा हो सकता है या तो उसके इक्वल हो सकता है। मतलब मेरा सप्लाई कभी भी मेरे स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। हवा में से थोड़ी सप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कभी भी मेरा जो सप्लाई है मेरे स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो ऑफिस में, गोडाउन में, शॉप पे पड़ा है, वहीं से तो हमको सप्लाई करना है। तो हम मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, सिर्फ 1000 के जितना ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो देख बस यही लिखा हुआ है कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक क्या होता है, टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर कैन बी ऑफर फॉर सेल। मतलब जितना गुड्स हमारे पास पड़ा है वही तो उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। लेकिन सप्लाई क्या होता है, वो उसके अंदर स्टॉक भी आता है, उसके अंदर एबिलिटी भी आती है एंड विलिंगनेस भी आता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। स्टॉक, तो स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक विच डिटरमाइन द एबिलिटी टू सेल। अब ये जो है ना स्टॉक, ये बताता है कि क्या मैं सेल कर पाऊंगा
कि नहीं कर पाऊंगा। अगर सपोज कि कोई दुकान है, अभी जैसे नवरात्रि का टाइम है, आपने देखा है रात को 12 बजे तक 1 बजे तक दुकानें खुली रहती है। अगर सपोज उसके पास बहुत सारी पब्लिक पहुंच जाती है और उसका सारा गुड्स परचेस कर लेती है, सपोज कि टी सेलर है, उसका सारा दूध खत्म हो जाता है, अब उसका स्टॉक नहीं है दूध का, क्या वो अब चाय बना के सेल आउट कर सकेगा? नहीं। तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है कि क्या मैं चीज़ को सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सप्लाई क्या बताता है? सप्लाई के अंदर, सप्लाई जब भी फुलफिल होगा, जब हमारे पास स्टॉक भी होना चाहिए, हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए और हमारा विलिंगनेस भी होना चाहिए। स्टॉक भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए एंड विलिंगनेस। जब ये तीनों मिलते हैं तो वो तीन मिलके क्या होता है? सप्लाई होता है। तो ये जो स्टॉक है ये सिर्फ सप्लाई का एक पार्ट होता है। ओके, ठीक है। द एबिलिटी, यहाँ पे वही लिखा, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल एट पर्टिकुलर, वही की वही ऊपर से लिखा इज अ सप्लाई। अब मैंने जो आपको बोला था वही यहाँ पे लिखा है। सपोज कि हमारे पास स्टॉक कितने का है? 500 पैकेट का। क्या वो 300 पैकेट सेल करना चाहता है तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, ऑफ कोर्स वाली बात है। द स्टॉक इज 500, द सप्लाई विल बी 300 पैकेट ओनली। ओके, व्हेन द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल टोटल स्टॉक, देन द सप्लाई। जब क्या होगा, अगर वो बोलता है कि मेरे पास स्टॉक में पड़ा है 500 और मैं 500 का 500 गुड्स बेचना चाहता हूँ, उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा स्टॉक और मेरा सप्लाई दोनों इक्वल होगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, इफ द ट्रेडर इज नॉट एबल एंड विलिंग टू सेल टोटल स्टॉक, तो उस सिचुएशन में बोलता है नहीं, मैं पूरा गुड्स को सेल आउट नहीं करूँगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा स्टॉक हमेशा, मेरा जो स्टॉक है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा सप्लाई से, क्योंकि मैं पूरे के पूरे गुड्स को सेल आउट नहीं करना चाहता हूँ। तो सपोज मेरे पास स्टॉक पड़ा है 500 का, लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ 400 यूनिट ही, तो इस सिचुएशन में मेरा स्टॉक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सप्लाई। सिंपल बात है। ओके, आगे चलते हैं। अब है ना, हमने डिमांड के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, याद है? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो क्या होता है? वो होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बताता है कि मेरी डिमांड कितनी होगी। तो वैसे ही ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेगा कि मेरा सप्लाई होगा कि नहीं होगा, या तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है प्राइस ऑफ द गुड्स। अब मेरे को ये बताओ, अगर सपोज आप कोई चीज़ को सेल आउट करते हैं, आप सपोज ये पेन को सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, ये पेन की प्राइस है 50 रुपीज़। कितना है? 50 रुपीज़। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक काम करता है, नॉर्मली ये पेन 50 रुपये की बिकती है, आपको 70 रुपये में ऑफर दिया जाए, क्या 70 रुपये में सेल आउट करोगे कि नहीं करोगे? 70 रुपये में सेल करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। कम सेल करोगे कि ज़्यादा सेल करोगे? अच्छा, अगर 70 की जगह मैं बोलूँ कि 90 में भी सेल आउट हो सकते हैं, 90 में सेल आउट करो, तो कम से 70 से कम करोगे कि 70 से ज़्यादा करोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको और 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो आप और ज़्यादा सेल करोगे। अगर ये मैं बोलूँ कि आपको 110 में सेल आउट करो, आप कम सेल आउट करो, इसका मतलब क्या होता है, मेरे को जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं सप्लाई करूँगा। अच्छा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे खरीदने वाला कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो और आपको अपना स्टॉक क्लियर करना है। अब आप क्या, आपको मैं बोलूँ कि एक काम करो, मेरे को 40 में सेल आउट कर दो, तो आप सेल करोगे कि नहीं करोगे? आप करोगे, मतलब बहुत कम रेयर का चांसेस होगा कि आप इसके अंदर सेल करोगे लॉस का। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो ही आप सेल आउट करोगे, अदरवाइज सेल नहीं करोगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर प्राइस कम, यहाँ पे देखो ये हमारा प्राइस और ये हमारा क्वांटिटी, ठीक है। अगर क्या होता है, अगर प्राइस कम मिलता है तो क्वांटिटी कम, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा दी जाए तो हम बढ़ी हुई क्वांटिटी पे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अगर और ज़्यादा क्या क्या कर दी जाए, प्राइस को और बढ़ा दी जाए, तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा सप्लाई करेंगे। मतलब क्या होता है कि कम प्राइस के ऊपर कम सेल होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी भी, सप्लाई भी बढ़ती जाती है, ठीक है। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, क्या हुआ कंसेप्ट? हायर द प्राइस हायर द प्राइस। ऐसा क्यों प्राइस ज़्यादा? क्योंकि प्राइस ये किसके एंगल से देख रहे हो? अब ये आप देख रहे हो सप्लायर, प्रोड्यूसर, सेलर। सेलर हमेशा क्या चाहता है? सेलर हमेशा ज़्यादा रेट पे सेल आउट करना चाहता है, इसलिए उसको जितना ज़्यादा हाई प्राइस मिलेगा उतना ही वो क्या करेगा, हाई सप्लाई करेगा। कितना सप्लाई करेगा? कैसा सप्लाई करेगा? हाई सप्लाई करेगा। इसका मतलब बेटा क्या होता है, जैसे हमने डिमांड का आपको चैप्टर याद है, डिमांड के अंदर डिमांड हम किसके एंगल से देखते हैं? डिमांड किस, कस्टमर के एंगल से देखते हैं।
कस्टमर का एंगल से करें तो कस्टमर बताओ ज़्यादा रेट पे ज़्यादा परचेस करेगा और कम रेट पे कम परचेस करेगा, ऐसा होगा? कम रेट में कम नहीं, ऐसा नहीं तो होता, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन है। इन्वर्स होता है, तो वो क्या होता है, वो बोलता है कि सस्ता है तो मैं ज़्यादा खरीदता हूँ, लेकिन महंगा है तो कम खरीदता हूँ। तो जो हमारा ये जो डिमांड वाला कंसेप्ट होता है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था इन्वर्स रिलेशनशिप। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, सप्लाई का। सप्लाई के अंदर कैसा कर्व बनता है हमारा, पॉजिटिव कर्व बनता है। कैसा कर्व बनता है, पॉजिटिव। यहाँ पे ये क्या जाता है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है ये, अपवर्ड स्लोपिंग। और इसका शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी कम। यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, प्राइस हमारा कम हो जाता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। प्राइस और कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है। समझे? तो ये कंसेप्ट कहाँ पे है, दिखा था हमने, डिमांड के अंदर। डिमांड के अंदर कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जबकि जो हमारा सप्लाई है वो कैसा रिलेशन आता है उसका, पॉजिटिव आता है। इसका कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, राइट टू लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। तो देखो यही कंसेप्ट लिखा हुआ है। हमारा जो सप्लाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर। पहला क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस अगर क्या है, कम है तो प्रॉफिट कम मिले, तो प्रॉफिट कम मिले तो वो सप्लाई कम करता है। सप्लाई भी कम। तो यहाँ पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सप्लाई कम होता है। लेकिन अगर उसको प्राइस उसको ज़्यादा में सेल करने का मौका मिले सप्लाई तो ज़्यादा करेगा, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई एक्सपांड। यहाँ पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कैसा रिलेशन आता है इनके, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, सपोज के है ना, बाहर से रॉ मटेरियल आ नहीं रहे, उसके कारण क्या हुआ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट सपोज 40 रुपये थी, अभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, 40 से बढ़ के सपोज 70 रुपये हो गई। अब जब 40 रुपये था, सपोज इसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, कितना है, 100। तो जब 40 रुपये कॉस्ट पड़ती थी तो उसका प्रॉफिट कितना होता था, प्रॉफिट कितना होता था, 60 होती थी, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट थी तो प्रॉफिट इसको 60 है। लेकिन अब इसका कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 70 हो गई। तो अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 30 होगा। तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि बिकॉज ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट क्या हो जाता है उसका, डिक्रीज हो जाता है। और जब प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा सप्लाई करेगा, कम सप्लाई करेगा, कम सप्लाई करेगा। तो देखो जब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ओवरऑल प्रॉफिट इसका कम हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कंसेप्ट को याद रखना, डायरेक्ट चीज़ों को ज्ञात करने मत बैठना। कि अब दूसरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे कि क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे 40 से घट के सपोज 30 रुपये हो गया, कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। ये हो गया 30 रुपये। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 100 ही है, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पे बताओ सप्लाई ज़्यादा करेगा कम करेगा, ज़्यादा करेगा। बस यही तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सप्लाई ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो सप्लाई कम। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बुक्स में यही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये चार्ट अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक व्यक्ति है जो लेवल उस जो जो उसका गुड्स है ना पूरा ऑटोमेशन पे चलता है। ऑटोमेशन के कारण क्या होता है, उसके 8 घंटे के अंदर, 8 आवर्स के अंदर वो 1000 यूनिट का प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव चीज़ें यूज़ कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वो 8 घंटे के अंदर सिर्फ 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी, 100, क्योंकि ये लेबर है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी हो रही है। ये ऑटोमेशन है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1000। बताओ कौन सी चीज़ के अंदर सप्लाई हमारा ज़्यादा होगा, 1000। ऑटोमेशन में ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू लेबर। तो बताओ सप्लाई किसके अंदर ज़्यादा होगा, इसके अंदर होगा। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा, राइजिस, मतलब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, और लेबर अगर टेक्नोलॉजी कम होती है तो सप्लाई, सिंपल है। ठीक है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो पहले तो आपको क्या बताना है इसके अंदर कि भाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी सप्लाई को कैसे इफेक्ट करती है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, हमारा सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ज़्यादा,
सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमको वो प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं बाद में ट्रांसफर करूँगा, अभी सप्लाई नहीं करूँगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई हम बढ़ा देंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी राइजेस होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सप्लाई ज़्यादा, और अगर टेक्नोलॉजी पुरानी कम होती है तो नेक्स्ट, यही तो है हमारा क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अच्छा मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको पूछूं कि सपोज तुम यू आर द पेन सेलर, तुम अभी एक पेन को सेल करते हो 100 रुपीज़ में, लेकिन यही पेन के फ्यूचर में प्राइस 2 महीने बाद यही पेन 500 रुपये में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 500 में। तो आप बताओ कि अभी ज़्यादा सेल करोगे कि फ्यूचर में करोगे, तो अभी क्या करोगे, कम करोगे। मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, तो अभी हम क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे। फ्यूचर को ध्यान में रख के अभी क्या करने वाले हो, तो फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, तो अभी क्या करोगे, और फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, सपोज ये 100 की प्राइस 80 रुपीज़ हो जाएगी, फ्यूचर में प्राइस कितनी हो जाएगी 80, तो अभी क्या करोगे, जितना भी है सब बेच दोगे, ठीक है, कि 20 रुपये का लॉस कौन करेगा, अभी जितना स्टॉक है पूरा खाली कर दो। तो फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, कम, तो अभी क्या करो, सप्लाई इंक्रीज करो। तो कैसा रिलेशन, इनवर्स। तो ये हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करता है कि हमारा अभी सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। ओके, अदर फैक्टर। अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो सपोज हमारे फेवर में जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, फेवर में जा रहे हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर सब्सिडीज वगैरह दे रही है, तो जितने भी सब्सिडी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेलर हैं उनका सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, उनका सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, उनको इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, जिसके कारण क्या होगा, उनका सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कल से बोलते सारी सब्सिडी बंद, ऊपर से इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, उसके ऊपर अदर टैक्सेस भी लगेगा, मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में जा रही है, तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, तो हमारा सप्लाई घटेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अदर फैक्टर के अंदर अगर वो फैक्टर क्या करें हमारे फेवर में, तो सप्लाई इंक्रीज, हमारे अगेंस्ट में तो हमारा सप्लाई डिक्रीज। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, मजेदार, परफेक्ट। ओके, तो ये हमने एक टॉपिक खत्म किया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, फटाफट बोलते जाना। पहला वाला प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो कम हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी तो सप्लाई ज़्यादा, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम तो सब डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, अभी मत सेल करो, फ्यूचर में करेंगे तो अभी सप्लाई को, और फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, सप्लाई बढ़ा दो, इनवर्स। अदर फैक्टर, अगर वो हमारे पॉजिटिव में है तो फिर बढ़ेगा, और हमारे अगेंस्ट में है तो कम हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ये हमारे जो हम ये तो हमने डिमांड में भी देखा था, याद है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जब हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति की डिमांड को ध्यान में रखते हैं, भाई तू कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, तो उसको हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड में हमने पढ़ा था जब पूरे लोगों की क्या कहते हैं डिमांड को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनता है, मार्केट डिमांड। वैसे ही सेम कंसेप्ट क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट से। जब हम कोई पर्टिकुलर एक सेलर को बोलते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम अगर पेन की प्राइस 50 हुई तो कितनी सेल करोगे, बोले 10 क्वांटिटी। अगर यही आपको अगर मैं 55 में मिले मौका 55 में सेल करने का, तो आप कितना करोगे, बोलेगा मैं 15 सेल करूँगा। बोले 60 में अगर मिले तो कितना सेल करोगे, बोले 25 करूँगा। बोले अगर ये 70 में सेल करने का मौका मिले तो 35 करूँगा। तो ये हमारी प्राइस हुई और ये क्वांटिटी हुई। ये किसका हमने सप्लाई निकाला, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति का निकाला। सपोज ये मिस्टर एक्स का था, तो मिस्टर एक्स का हमने निकाला कि भाई तू कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल आउट करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई को बोलते हैं, भाई मिस्टर वाई तू कितनी क्वांटिटीज बेचेगा, तो मिस्टर वाई बोलता है नहीं मैं तो 50 होगा तो सिर्फ कितनी क्वांटिटी, मैं 50 में तो 20 क्वांटिटी बेचूंगा, इसके अंदर मैं सपोज 35 क्वांटिटी बेचूंगा, यहाँ पे मैं
50 क्वांटिटी बेचूंगा, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी। अब सपोज मार्केट में दो ही सेलर है, कौन है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो मार्केट का सप्लाई कितना होगा, इन दोनों का टोटल। तो चलो टोटल करते हैं हम। तो यहाँ पे 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। फिर 15 प्लस 35 कितना हो गया, 50। फिर 25 प्लस 50 75, और 35 135। तो ये क्या हो गया हमारा मार्केट का सप्लाई। मतलब ये इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ मिस्टर एक्स, इंडिविजुअल सप्लाई मिस्टर मिस्टर वाई का, और मार्केट में सपोज दो ही सेलर है, तो मिस्टर एक्स प्लस मिस्टर वाई का टोटल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये जब हम कभी भी कोई भी चीज़ को टेबल फॉर्म में बताते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल। और जब हम इसको ग्राफ फॉर्म में बनाए तो सप्लाई कर्व। क्या बनता है, सप्लाई कर्व। जब उसको टेबल फॉर्म में बनाओगे तो क्या बनेगा, शेड्यूल। ठीक है, और जब उसको ग्राफ फॉर्म में बनाओ तो कर्व। और वैसे ही अगर डिमांड को टेबल फॉर्म में बनाओ तो शेड्यूल। ठीक है, और अगर उसको कर्व फॉर्म में बनाओ तो डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये शेड्यूल और कर्व में ये फर्क होता है। शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म और कर्व मतलब ग्राफिकल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑल फॉर्म का होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाया जाता है। यहाँ पे किसका बनाया जाता है, मार्केट। तो देखो ये शेड्यूल जब हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और उसका जब कर्व बनाएंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, इसका भी वैसे ही शेड्यूल एंड कर्व। फिर यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। मतलब क्या होता है, ये मार्केट का एक पार्ट होता है। मतलब अगर मार्केट में अगर 10 सेलर हैं तो हम यहाँ पे एक एक सेलर को बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। तो ये जो होगा इंडिविजुअल सप्लाई, ये मार्केट का एक पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट। और ये क्या होता है, एग्रीगेट में 1 2 3 4 5 6 7 10 सेलर, 10 का जब टोटल करते हो मतलब एग्रीगेट करते हो तो हमको क्या मिलता है, मार्केट। तो ये एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ये क्या होगा, कंपोनेंट। ये क्या होगा, एग्रीगेट। ठीक है, इसका कर्व क्या होता है, इसका कर्व स्टीपर होता है, इसका कर्व क्या होता है, फ्लैटर होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये क्या होता है, नैरो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक व्यक्ति को ध्यान में रहे। यहाँ पे क्या है, ब्रॉड, क्योंकि हम पूरे मार्केट को कंसिडर कर रहे हैं। रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई बाय एन इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस पे वो बंदा कितनी कितनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल सेलर कितनी कितनी प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब हम मिस्टर ए की बात करें, ये क्या है, हमारा सप्लाई शेड्यूल है कि सप्लाई कर्व है, कर्व है, क्योंकि ये ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये सप्लाई कर्व और मिस्टर ए, ये सप्लाई कर्व और मिस्टर, और जब हम दोनों को समीशन कर दें तो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई, मार्केट का सप्लाई कर्व, मार्केट का सप्लाई कर्व मिल जाएगा। मतलब ये सप्लाई कर्व ए, सप्लाई कर्व बी, जब दोनों का टोटल करो तो क्या होता है, मार्केट सप्लाई बन जाएगा। ये देखो ये टेबुलर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। इसने मिस्टर फॉर्म ए ये कितना सप्लाई कर रहा है, 30 रुपए पे, और मिस्टर बी कितना सप्लाई कर रहा है, 5। एज अ होल कितना कर रहे हैं, 13। ठीक है, एक मिनट। चलो तो हम चलते हैं आगे। अब अब सप्लाई फंक्शन, जैसा हमने डिमांड के अंदर डिमांड फंक्शन देखा था, वैसा ही ये क्या है, सप्लाई फंक्शन है। डिमांड के अंदर डिमांड फंक्शन में क्या देखा था, वहाँ पे कोई भी चीज़ की डिमांड फाइंड आउट करनी है तो उसका फंक्शन, और उसके अंदर बीच में बताओ क्या लिखते हैं, उसके सारे डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं। हमने डिमांड में देखा था जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस ऑफ अ गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो वो सब क्या लिखते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स में लिख देते हैं। वैसे ही जब सप्लाई कर्व लिखना हो तो उसका फंक्शन, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देख सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स, ये एस एक्स मतलब उसका कितना सप्लाई होगा, तो वो डिपेंड करेगा उसकी प्राइस कितनी है। फिर उसके ये देखो एफ का मतलब क्या होता है, ये एफ मतलब होता है फंक्शन नोटेशन। क्या होता है, फंक्शन नोटेशन। अब ये हमारे सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ अ गुड्स। प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। फिर दूसरा है फैक्टर प्राइस, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। फिर है अदर फैक्टर्स, हमने देखे थे, अगर अदर फैक्टर हमारे फेवर में सप्लाई ज़्यादा, अदर फैक्टर हमारे अगेंस्ट में तो सप्लाई कम हो जाएगा। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी
तो सप्लाई ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी खराब तो सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, बढ़ने वाला है तो सप्लाई कम, और फ्यूचर में सप्लाई क्या होगा, कम, अभी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या करना है, इन शॉर्ट हमारा सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सिंपली हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है, ठीक है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स। आपको खाली ये सिंबल याद रख लेना कि हर एक सिंबल किसको प्रेजेंट कर रहा है, बाकी अंदर के जितने पॉइंट्स है ये हमारे डिटर्मिनेंट्स ही हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब मैं आपको साथ साथ डिमांड का चैप्टर भी रिवाइज कराते जाऊँ। हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, याद है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड। कोई बात नहीं, जब हम दोनों के चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। तो ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के अंदर कि क्वांटिटी डिमांडेड, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कुछ नहीं, ये सिंपली क्या बता रहा है, रिलेशन रिलेशन रिलेशन। ये बोलता है कि अगर अगर बेटा प्राइस बढ़ी तो कंज्यूमर क्या करेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत महंगा है, बाद में खरीदूंगा। लेकिन अगर प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। ये क्या होता है, कौन सा रिलेशन है ये, इनवर्स। इनवर्स यही कौन बता रहा है, अरे यही तो बता रहा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम किसके एंगल से देख सोचते हैं, कंज्यूमर के, क्योंकि उसको चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। अब जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो ये हम किसके एंगल से देखेंगे, सेलर। और सेलर बताओ जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर कम सप्लाई करेगा कि ज़्यादा, क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देगा कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सप्लाई करो तो सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन अगर प्राइस अगर कम हो जाए तो फिर क्वांटिटी सब कम कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि भाई प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, बस सिंपल। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन, और लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा इसमें ना एक चीज़ याद रखने का, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ें या तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, प्राइस एंड डिमांड। इसमें मालूम है डिटर्मिनेंट्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, प्राइस को। मतलब अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे ही है, ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई आर प्रिज्यूम टू बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा, प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई, और प्राइस डिक्रीज कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन आ गया, पॉजिटिव बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, एंड देयर रिलेशन उनको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये तो हमने एजम्पशन वहाँ पे भी पढ़े थे, कहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलता है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसको बोलो कांस्टेंट। वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशन, जितने भी इसके वो है डिटर्मिनेंट्स, वो सबको देखो, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर लेवल ऑफ कंपटीशन, या तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइस, अदर फैक्टर, देयर इज नो चेंज इन द प्रेवेलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब अगर आपने एक कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया ना, उसी के बेस पे आगे वाले कंसेप्ट आते जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशन क्या है, अरे वही तो पहली लाइन में लिखी थी। यहाँ पे क्या लिखा था, अदर फैक्टर कांस्टेंट। वही तो नीचे लिखा हुआ है कि अदर जितने भी फैक्टर है वो सब क्या है, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। समझे, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि जितने भी फैक्टर होंगे अदर देन प्राइस, क्या होगा, अदर देन प्राइस, प्राइस में चेंज होगा, बाकी सब फैक्टर के अंदर क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं सप्लाई शेड्यूल। ये तो मैंने आपको बता दिया सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। मतलब एक सेलर की इनका वो कितने वो गुड के हाँ, प्राइस में बेच सकते हैं, कितने ओके। जब हम कोई भी चीज़ को प्राइस को और सप्लाई को टेबल फॉर्म में बताते हैं तो वो क्या बनता है हमारा सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पे सेलर विलिंगनेस टू सेल एट अ वेरियस प्राइसेस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पे हम उसको टेबल फॉर्म में बताएं कि भाई 50 रुपये होगा तो बोलेगा 200 ही सेल करूँगा, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा मैं और ज़्यादा करूँगा, और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 रुपये मिलेगा तो 1000 क्वान्टिटी से, मतलब सप्लाई के बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाता है। ओके, अरे ये बोलता है रीज़न, रीज़न ऑफ पॉजिटिव। भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई प्राइस ये इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अरे पगले, वो सेलर है, वो बेचने के लिए बैठा है। अगर उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेलर परस्यू द ऑब्जेक्टिव, सेलर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, तो जितना ज़्यादा प्राइस राइज होगा उतना इसका इंक्रीज प्रॉफिट होगा। तो दस जब सप्लाई क्या होगा वो ज़्यादा रेट पे करेगा। Those producers who are not willing to sell their stock at a lower price start selling the stock when the price goes rises। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइसेस कम होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी लॉस हो रहा है, अभी कैसे बेचूं, तो जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचो। मतलब कम प्राइस पे वो कम सेल करते हैं या तो ना के बराबर सेल करेंगे, और ज़्यादा प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे सेल ज़्यादा करते जाएंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा चेंज इन सप्लाई। यहाँ तक इजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है चेंज इन सप्लाई। अरे ये तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था चेंज इन डिमांड के अंदर। चलो चेंज इन डिमांड के अंदर का रिवीजन कर देते हैं। चेंज इन डिमांड देखो इसमें क्या होता है, चेंज इन डिमांड के अंदर एक होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो बताओ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का चार्ट कैसा बनता है। पहले तो ये बताओ डिमांड का वो कैसे बनेगा, ये बताओ कौन सा कंसेप्ट सही है। ये वाला सही है, सॉरी ये सही है कि ये वाला सही, कौन सा ग्राफ सही है। हम डिमांड देख रहे हैं, ए की बी, कौन सा ग्राफ सही है, ए सही है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। तो इस पहले तो हम बी को मिटा देते हैं ये सही है। ओके, ये हमारी प्रेजेंट प्राइस थी, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सोल्ड आउट होती थी। ये क्या थी हमारी प्राइस और ये क्या थी हमारी क्वांटिटी। अब मेरे को ये चीज़ बताओ कि अगर प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस उल्टा, प्राइस हो जाती है कम, तो डिमांड क्या होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये सपोज ये P1 और ये P2, ठीक है, और ये हमारा P0 प्रेजेंट प्राइस। अब मुझको ये बताओ कि अभी प्रेजेंटली प्राइस ये थी, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ी, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड एक्सपांशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्यों कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिमांड कम होने का कारण क्या है, डिमांड कम होने का कारण एक ही कारण कि प्राइस ज़्यादा हो गई, प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर सपोज प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जब डिमांड यहाँ पे आएगी तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन। क्या बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसको याद रखना, प्राइस कम तो उसको एक्सपांशन, प्राइस ज़्यादा तो उसको कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस की नज़र से नहीं देखने का, हमारी डिमांड क्या हो रही है, हमारी डिमांड पहले यहाँ से कम हो गई है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, हमारी डिमांड यहाँ से बढ़ गई है तो एक्सपांशन बोलेंगे। अच्छा, ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का मेन कारण क्या है, प्राइस। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस बढ़े तो कॉन्ट्रैक्शन, और प्राइस कम हो तो
एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था चेंज इन डिमांड के अंदर एक और टॉपिक होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का। क्या आपको याद है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का क्या होता है? अभी ये प्राइस है और ये डिमांड है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो प्राइस है वो वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर प्राइस में चेंज नहीं होता, या तो डिमांड शिफ्ट हो जाती, क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। आई तो वो इस साइड शिफ्ट होती है और इट में शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड साइड, किस साइड, लेफ्टवर्ड साइड, मतलब वो हमारी जो डिमांड है वो इधर आ गई, ठीक है, किधर आ गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, या तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये राइटवर्ड शिफ्ट और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मेरे को आप बताओ, अगर प्राइस ये है और यहाँ से शिफ्ट होके किधर जा रही है, राइटवर्ड शिफ्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड की डिक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज, क्योंकि पहले क्वांटिटी कहाँ थी, इस पॉइंट पे थी, अब किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर। सपोज कि मानसून का सीजन है, नॉर्मल सीजन के अंदर रेनकोट बिकता नहीं है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है वही प्राइस पे रेनकोट, छतरी, एम्ब्रेला सबके सब ज़्यादा बिकने लगता है, मतलब प्राइस वही की वही थी, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब डिमांड शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, किस साइड शिफ्ट हुई है, राइटवर्ड साइड हो गई। तो उसको जब डिमांड राइटवर्ड साइड शिफ्ट होती है, किस साइड शिफ्ट होगी, राइटवर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन क्या होता है कि सपोज कि जब ठंडी आती है तो क्या ठंडी में हम आइसक्रीम या तो कोका कोला, पेप्सी, ये सब क्या करते थे, एकदम कम, अब प्राइस उसकी वही की वही रहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो हो जाता है लेफ्टवर्ड। तो देखो जैसे ये प्रेजेंट डिमांड थी, अब डिमांड कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ से शिफ्ट हो गई, कहाँ आ गई, इस साइड आ गई, ठीक है। तो जब क्या होती है, डिमांड किस साइड शिफ्ट होती है, लेफ्टवर्ड, तो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, लेफ्टवर्ड, तो उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड, क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हमने क्या देख रहे हैं, ये हमने रिवीजन किसका किया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम रिवीजन किसका करेंगे, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब आपको क्योंकि डिमांड मालूम पड़ गया तो सप्लाई इजीली मालूम पड़ेगा। पहले तो ये बताओ सप्लाई का कर्व कैसा बनता है, नीचे से ऊपर, ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो बताओ प्राइस में चेंज होता है कि नहीं होता, जब हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस में चेंज होता है कि नहीं होता, होता है। तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस में चेंज होता है। अगर सपोज प्राइस बढ़ती है तो बताओ सप्लाई क्या होगा, वेरी गुड, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई और बढ़ेगा, ये शिफ्ट हो गया, हाँ, पहले सप्लाई इस पॉइंट पे था, अब सप्लाई इस पॉइंट पर, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, इस स्टेज को क्या बोलेंगे, हाँ, एक्सपांशन बोलेंगे। जब भी सप्लाई बढ़ता है तो उसको एक्सपांशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाला, प्राइस अगर कम हो गई, सेलर बोलेगा अरे यार लॉस हो रहा है, अब अभी हम सेल नहीं करेंगे, तो प्राइस के कम होने से सप्लाई क्या होता है, कम होता है, तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और ये वाला कौन सा है, राइटवर्ड, नहीं, लेफ्टवर्ड, हाँ वो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड भी बोल सकते हैं, ओके। बेटा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट नहीं आता इधर। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड किसके अंदर आता है, जब हम सप्लाई कर्व, देखो यहाँ पे सप्लाई कर्व हमारा क्या है, ये सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व वही का वही है, यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई कर्व वही का वही रहता है। आइदर क्या होता है, या तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, ठीक है। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड किसके अंदर आता है वो मैं अभी बताता, इंक्रीज एंड डिक्रीज में बताता हूँ। ये डायरेक्ट रिलेशन तो उसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस क्वांटिटी क्या होती है, या तो बढ़ती है या तो घटती है, उसी को बोलते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
सपोज कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक के व्हीकल है, इलेक्ट्रिक के व्हीकल है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार हम क्या करना चाहते हैं, ईवी व्हीकल का सेल बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर जीएसटी माफ़ कर दी और उसके अंदर सब्सिडी वगैरह भी दे दी। अब क्या हो, ये सेल इस रेट पे इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव लोगों को चाहिए, तो इसकी सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा। सपोज कि सप्लाई बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो इसका सप्लाई का कैसा बनेगा, इस साइड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अब याद रखना, यहाँ पे सप्लाई शिफ्ट होता है, क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, समझे। यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, सप्लाई वही का वही है। उसी कर्व के अंदर आइदर ये डिमांड होगी, या तो ये डिमांड, ये सप्लाई होगा, ये सप्लाई होगा, या तो ये सप्लाई होगा, समझे। मतलब सप्लाई कर्व वही का वही रहता है, ठीक है, सप्लाई कर्व वही का वही रहता है। यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, क्या होता है, शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, एक्सपांशन, ठीक है। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल है। तो देख बेटा, यहाँ पे इसने यही बताया, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जब सप्लाई बढ़े तो एक्सपांशन, और जब सप्लाई कम हो तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्राइस, प्राइस के बढ़ने से डिमांड, सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाता है। अब मैं आता हूँ नीचे वाले, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखो, अब ये प्राइस पे इतनी हम सप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आई, उससे हमारा सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सप्लाई जो होता है ना, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, सप्लाई शिफ्ट हो जाना। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपांशन, क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। और अगर सप्लाई प्राइस, अगर अदर फैक्टर के कारण, सपोज गवर्नमेंट ने बहुत सारी जीएसटी लगा दी, टैक्सेस इम्पोज कर दिए और बैन लगा दिया, तो सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। और अगर सप्लाई कम होता है, प्राइस तो अभी भी वही की वही है, मगर बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर उसका सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ओके। तो ये देखो, ये इंक्रीज इन सप्लाई और ये डिक्रीज इन सप्लाई, यस। ये बेटा अलग अलग वो वेटेज के हिसाब से रहता है, नहीं बस 2 पॉइंट ही है, और 2 पॉइंट ही है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब एक्सपेंशन, सॉरी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तो जनरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस अगर बढ़ी, नहीं प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस क्या होगी, तो सप्लाई कम होगा। तो जनरली लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, लेकिन कुछ इसके क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या आता है, रेयर गुड्स। आपने देखा होगा कितनी बार जो कंपनियां होती हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं बनाती, वो हार्डली कुछ कुछ वॉचेस होती है ना, वो एक साल में कितनी बनाएगी, हार्डली 5 या तो 10, उससे ज़्यादा बनाएगी नहीं। और वो क्या करती है, लिमिटेड सप्लाई करके नाम रखती है। और लिमिटेड सप्लाई के अंदर क्या होता है, उसकी जो वॉच है, मतलब जो 1 लाख में बिकनी चाहिए वो 10 लाख में बिकती है, 50 लाख में बिकती है। वो रीज़न क्यों होते हैं, वो लिमिटेड एडिशंस होते हैं। लिमिटेड एडिशन के कारण क्या होता है, उसकी प्राइस, हाँ, रोलेक्स उससे भी बड़ी बड़ी ऊंची ब्रांडेड होती है, जो अपने गुड्स को वो चाहे तो बोले कि अगर मेरे को 50 लाख मिल रहे एक वॉच के, एक काम करते हैं इसके बहुत सारे हम वो वॉचेस निकाल लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसको मालूम है अगर हमने ज़्यादा सेल आउट करना किया तो उसकी जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, साल के अंदर 5 या तो 10 जितनी ही सेल आउट करी। जैसे आईफोन है, वो एक साल में सिर्फ एक ही बार अपना आईफोन लॉन्च करता है सितंबर के अंदर, ठीक है। वो पूरे साल भर के अंदर कभी देखा तुमने आईफोन का लॉन्च होता है, नहीं, वो सिर्फ एक ही बार लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रेयर गुड्स होते हैं ना, रेयर गुड्स, उसके अंदर क्या होता है, जैसे एंशियंट कॉइन्स, आपने देखा होगा, एंशियंट आइडल्स, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड बुक, एंशियंट हैंडीक्राफ्ट,
इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्राइस ज़्यादा मिलने पे हम ज़्यादा सप्लाई नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितने कम होता है उतना ज़्यादा रेट उसका मिलता है। जैसे एक मैं आपको वाइन के बारे में बताऊँ, आपको शायद मालूम हो कि नहीं, वाइन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अगर 10 साल पुरानी वाइन हो गई उसकी वैल्यू ज़्यादा, लेकिन अगर 15 साल होगी और ज़्यादा, 20 साल पुरानी होगी और मतलब वो वाइन बिकती इसलिए कि 25 साल पुरानी वाइन है तो उसको लोग और मज़े से पीते हैं, मतलब उसकी वैल्यू और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे रेयर गुड्स होंगे उसके अंदर क्या होगा कि प्राइस बढ़ने पे हम उसका सप्लाई बढ़ाते नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। फिर जैसे पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा मिल्क, मिल्क के केस के अंदर क्या हो गया, अगर प्राइस ज़्यादा मिले, अगर सपोज प्राइस कम मिले तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं एक काम करो, मिल्क को अगर अभी 10 दिन रोक के रख दो, हम 10 दिन बाद सोल्ड आउट करेंगे। नहीं, आपने अगर एक दिन भी उसको डिले किया दूध पूरा खराब हो जाएगा, तो आपको ना चाह के भी उसको सप्लाई करना पड़ेगा, समझे। तो ये क्या होता है, पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स जो क्या होते हैं बिगड़ जाते हैं, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, एग, फिश और जो पके हुए फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है, जो रेट मिल रहा है आपको उस रेट पे सेल आउट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कौन कौन से एक्सेप्शन देखे, दो, पहला रेयर गुड्स, रेयर गुड्स और दूसरा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स। ओके, और हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है, इसको मैं टॉपिक को आपको समझाऊंगा नहीं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये बताओ, लॉ ऑफ डिमांड, ये कौन सा टॉपिक है हमारा, डिमांड का। डिमांड के अंदर बताओ, प्राइस ज़्यादा होगी तो हम डिमांड कम करेंगे कम, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा। तो मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि अरे बहुत महंगा है तो हम नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, और प्राइस बहुत कम है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। वहीं पे सप्लाई जो है, सप्लाई क्या बोलता है, सप्लाई बोलता है कि भैया अगर क्या होगा, मेरे को प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा सप्लाई, और प्राइस तो कम प्राइस कम सप्लाई, ज़्यादा प्राइस ज़्यादा सप्लाई। अब ये बताओ कि तुमको कोई गुड्स खरीदना है, ठीक है, तुमको कोई गुड्स खरीदना है, तुमको खरीदना है, तुमको बेचना है। तुम बोलते हो कि अगर इसकी प्राइस अगर 1,000 हुई तो मैं एक क्वांटिटी बेचूंगा। तुम बोलते हो कि अगर इसकी प्राइस 1,000 में बिका तो मैं इसके 5 क्वांटिटी बेचूंगा। कितनी क्वांटिटी बेचूंगा, 5। तुम खरीदने के लिए कितने तैयार हो, एक, और तुम बेचने के लिए तैयार हो 5। लेकिन वहीं पे तुम बोल रहे नहीं, अगर इसकी प्राइस अगर 600 हो जाए ना, 600, तो फिर मैं इसके 5 खरीदूंगा। लेकिन तुम बोलते अगर इसकी प्राइस 600 हो जाए ना, 600, तो मैं इसकी सिर्फ एक ही क्वांटिटी बेचूंगा, ठीक है। तो क्या कभी तुम दोनों आपस में मिल पाओगे क्या, नहीं। इसलिए क्या होगा, तुमको एक बीच वाले स्टेज पर आना पड़ेगा। तो वो तुमको बोलेगा कि तुम थोड़ा सा नीचे आओ, और तुमको वो जो बायर होगा उसको, हाँ, कि तुम अपनी प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा पे करो, और सप्लायर को वो बोलेंगे तुम अपने प्राइस को थोड़ा कम करो। इसका मतलब क्या होता है, दोनों कहाँ पे जाके मिलेंगे, तो दोनों का काव को क्या करो, मैच, मिक्स कर दो, मर्ज कर दो। ये हमने इसके मर्ज किया। ये हमारा कौन सा कर्व है, सप्लाई का कर्व है, और ये हमारा किसका कर्व है, डिमांड का। ये डिमांड का कर्व हुआ, और ये हमारा सप्लाई का कर्व। यहाँ पे कहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा बताओ, यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्स करें वहाँ पे उसकी डिमांड भी मैच करिए और उसका सप्लाई। तो इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचेंगे और खरीदेंगे, समझे, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर ये यहाँ पे इतनी रेट पे ये इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। जबकि सप्लाई वाला इस प्राइस के ऊपर P1 बोले वो कितना सप्लाई करने के लिए तैयार है, वो इतना ज़्यादा, लेकिन वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। नीचे के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे क्या है, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन डिमांड कैसे, डिमांड हमारी कम है। यहाँ पे डेफिशिएंसी डिमांड है, क्या है,
डेफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पे वो डिमांड को डिमांड करने के लिए रेडी नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड है। अगर इस पॉइंट पे देखोगे ना, नीचे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे अगर कंज्यूमर के पॉइंट से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंट सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई क्या है, शॉर्ट सप्लाई, वो सप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई, वो बोला मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ तो देना, वो बोला मैं बेचूंगा ही नहीं इतने में, तो मेरे को फायदा क्या है। यहाँ पे सप्लाई क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट सप्लाई। तो वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, वो यहाँ पे जाके मिलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बस यही तो पॉइंट बोला हुआ है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट, प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक्सेस सप्लाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये डिमांड ज़्यादा कर रहा है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इस पॉइंट पे एक्सेस डिमांड हो रही है, इस पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई हो रहा है। तो वो कहाँ आएंगे, बोले तू थोड़ा सा नीचे होता है और तू, हाँ कि तू थोड़ा सा ऊपर, तुम थोड़ा प्राइस ज़्यादा पे करो, वो बोले तुम प्राइस थोड़ा कम चार्ज करो। तो यहाँ पे जाके क्या करते हैं, दोनों का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है, समझ गए। और ये हमारा इस क्वांटिटी पे ये प्राइस डिटरमाइंड हुई, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन द मार्केट। सिंपल था। तो देखो, ये हमारा इसी के साथ ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। अब फटाफट 5 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ बोलते जाना, ठीक है, फटाफट बोलते जाना। कैसा लगा चैप्टर, अच्छा था ना। साथ साथ हमने दूसरा कौन सा चैप्टर भी रिवाइज कर दिया, डिमांड का भी चैप्टर रिवाइज कर दिया। क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी, हम्म? क्लैरिटी आ गई। हम्म। चलो, अब फटाफट बोलते जाएंगे। ये प्रोडक्शन तो हमारा क्या होता है, जो प्रोड्यूसर जो सेल करने के लिए तैयार होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंड स्टॉक क्या होता है, जो भी हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मतलब जो स्टॉक जो हम एबल एंड विलिंग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक हमारा एक कंपोनेंट हुआ सप्लाई का, जो हमारे पास अवेलेबल है। हम मैक्सिमम कितना सप्लाई कर पाएंगे, हम जितना स्टॉक होता है ना उतना ही सप्लाई कर सकते हैं। कभी भी सप्लाई एक्सेस स्टॉक से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ये या तो इससे कम होगा या तो उससे इक्वल होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। अब फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग बोलो या तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, तो ये बोलता है प्राइस, प्राइस अगर ज़्यादा तो नहीं सप्लाई, और प्राइस कम सप्लाई कम। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशन, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, उल्टा उल्टा बोल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सप्लाई ज़्यादा। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फिर नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी तो सप्लाई और खराब कम, कम, डायरेक्ट रिलेशन। फिर फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी कम करेंगे सप्लाई, ओके, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने कम, फ्यूचर में प्राइस वापस है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो सप्लाई कम कर देंगे कि ज़्यादा रेट में बेचूंगा। और फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो अभी के अभी पूरा खाली कर दो, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस, तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अदर फैक्टर, अदर फैक्टर क्या बोलता है, अगर वो हमारे पॉजिटिव में है तो फिर सप्लाई ज़्यादा, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट में है तो कम। जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली जिससे हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिटरमिनेंट का, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई।
सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा इंडिविजुअल का शेड्यूल और इंडिविजुअल का डिमांड कर्व। यहाँ पे सब मार्केट का सप्लाई शेड्यूल और मार्केट का सप्लाई कर्व। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज को टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं तो शेड्यूल, जब हम उसको ग्राफ फॉर्म में बनाए तो कर्व। जब इंडिविजुअल का अगर शेड्यूल बना, इंडिविजुअल की डिमांड और प्राइस कहेंगे, सप्लाई और प्राइस, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और जब मार्केट का रखेंगे तो मार्केट सप्लाई। ओके, ये नैरो कंसेप्ट है, वो ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की प्राइस और यहाँ पे हम सारे केस कर, यहाँ पे ये इंडिविजुअल का सप्लाई का, और ये यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का, और यहाँ पे इसका टोटल, तो ये हो गया मार्केट। हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में सिर्फ दो ही प्रोड्यूसर है, एक ए और एक बी, उन दोनों का टोटल। ठीक है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, तो जितने भी हमने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े हुए हैं उसको क्या कर दो आप बीच में रख दो, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसको यहाँ पे रख दो। तो सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी क्या होगा, ये होगा फंक्शन नोटेशन, और यहाँ पे जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सबको इसमें यहाँ पे रख दो, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई भी वही बोलता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, तो वो है पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे अदर फैक्टर हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं। अरे वही तो नीचे बोला हुआ है, एजम्पशन ऑफ लॉ, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सबको यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट कर दो, तो वो क्या बन जाता है हमारा एजम्पशन, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर प्राइस पे कितना हम सप्लाई करेंगे, वो हमारा सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस ज़्यादा सब मिलेगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा, और जितना प्राइस कम मिलेगा कम होगा तो हम सप्लाई कम करेंगे, ठीक है। ओके, चेंज इन सप्लाई, उसमें आता है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण आता है, वो आता है प्राइस के। अगर प्राइस बढ़ेगी हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, एक्सपांशन। अगर प्राइस कम होगी हम सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस फैक्टर काम नहीं करता, दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर वही प्राइस पे अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, अगर हमारा सप्लाई बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन, लेकिन उसी प्राइस पे अगर सप्लाई कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी, सॉरी। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे। तो वो नहीं हुआ सर, यहाँ पे increase नहीं, वही तो फर्क है ना। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द प्राइस के कारण होता है, जबकि इंक्रीज डिक्रीज किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। तो जब क्या होता है, जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज इन सप्लाई। वापस मैं बताऊं आपको, इसके अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दोनों में यूज मत करना, क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ प्राइस के कारण आता है, कि प्राइस कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन, और प्राइस बढ़ जाती है तो एक्सपेंशन। क्योंकि इंक्रीज जो होता है ना, उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होता, इंक्रीज में प्राइस का कोई रोल नहीं होता, समझे। यहाँ पे इंक्रीज में प्राइस का कोई रोल नहीं होता, अदर फैक्टर के कारण सप्लाई बढ़ता है और अदर फैक्टर के कारण ही सप्लाई कम होता है। इधर देखो बेटा, इधर एक्सेप्शन में दो, रेयर गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। दोनों केस के अंदर रेयर गुड्स के अंदर जितना ज़्यादा रेयर गुड्स होगा ना, उतना क्या होगा, प्राइस ज़्यादा मिलेगी, तो हम उसमें सप्लाई बढ़ाते नहीं है, उसको रेयर ही रहने देते हैं। पेरिशेबल गुड्स के अंदर अगर हमको अगर प्राइस कम मिला तो हम उसको स्टॉक करके नहीं रखते, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, तो जो प्राइस मिलते हैं उस पर सप्लाई कर देते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई कब बनाते हैं, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी प्राइस डिसाइड करती है। तो चलो, ये हमने कौन सा रिवीजन किया, कि हमने पूरा रिवीजन किया। एक बार रुको, मैं इसको बड़ा, हाँ, तो ये अपने ने किसका रिवीजन कर दिया, ये पूरा हमने सप्लाई चैप्टर का रिवीजन किया। और इसको वापस से देखना हो तो उसको 1.5, वैसे तो अपने स्पीड में ही रिवीजन किया और सारे पॉइंट्स को कवर अप कर दिए। और आपको भी कोई पॉइंट्स पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।